हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 145 के यूनिट 6 चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है क्षेत्रीय और जिला परिषदें। ठीक है, इससे पहले हम लोग यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 145 के नाम से, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ओके, चलिए, जैसे कि आज हम लोग यूनिट 6 में देखेंगे क्षेत्रीय और जिला परिषदें। इसमें से देखिए ये इम्पोर्टेंट यूनिट भी है, इसमें से अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपके देखिए एग्जाम में, आपके असाइनमेंट के एग्जाम में आपका 6.3 पूछा गया है स्वायत्त जिला परिषदें के बारे में। इसके बारे में हम लोग ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको देखेंगे। ओके, हम लोग सारा डिटेल्स से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 6.2 में क्या है, अवधारणाएं, यानी क्षेत्र और जिला परिषद ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद ना स्वायत्त जिला परिषद, उसके बाद क्षेत्र परिषद के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्षेत्र और जिला परिषदें। चलिए सबसे पहले हम लोग 6.2 देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है। इसमें देखिए, इसमें कहा जाता है, ये देखिए, और इससे पहले हम लोग देखिए बीपीएससी 102 जिसका भी है, इसका इकाई नंबर 12 जो है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 जो है, इसमें भी आपका इकाई, और बीपीएससी 212 इसका भी इसमें इस्तेमाल होने वाली है। ओके, तो इसको हम लोग दोनों एक साथ तीन सब्जेक्ट का कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, अवधारणाएं, क्षेत्र और जिला परिषदें। इसमें देखिए ये क्या कहा जाता है, संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत में जिलों और क्षेत्र परिषदों के निर्माण के प्रावधान करती है। यानी संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची हम लोग देखें यूनिट 4, यूनिट 5 से ही हम लोग ये 6ठी अनुसूची के बारे में पढ़ रहे हैं कि 6ठी अनुसूची जो है ना हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निहित है, उसके अंतर्गत बनाया गया था, उसके हित के लिए बनाया गया था। ओके, जो पूर्वोत्तर राज्य आते हैं जैसे असम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्य जो है ना जहाँ पे जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य कहे जाते हैं, ये जनजातीय समुदायों के आर्थिक हितों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक उपाय है। ये जो भी जनजाति क्षेत्र के हैं, जो जनजाति के समुदाय हैं, जनजाति लोग के हैं, जाति के लोग हैं, उसके समुदाय के लिए जो है ना, इसके आर्थिक हितों के लिए, उसकी जो ना या तो रोजगार दो या तो काम दो वगैरह, जिससे कि आर्थिक व्यवस्था उसकी सुधार जाए, उसके हित के लिए, उसके सांस्कृतिक पहचान के लिए, उसके जो कल्चर किस तरह से उसकी पहचान के लिए जो है, इसकी रक्षा की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपाय है। यानी कि संविधान के द्वारा जो ना सबके ओके, यानी कि संविधान के द्वारा जो है आपका कहा जाता है कि संविधान के द्वारा जितने भी, यानी कि संविधान किस लिए बनाया जाता है कि देश में जो है सभी तरीके से नियम कानून निहित हो। जैसे कोई अगर घटनाएं ही हो तो उसमें जो कोई अपराध करे, यानी कि किसी के लिए विकसित करे, किसी को कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए, तो उसे संविधान के अंतर्गत ही दिया जाता है। जैसे अनुच्छेद के अनुसार बताया जाता है कि जैसे कोई अपराध करता है तो उसको कौन सा अनुच्छेद, यानी किस धारा के अनुसार उसको ये सजा दी जाएगी। उसी तरह से जो ना 6ठी अनुसूची के तहत जो है वहाँ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए जो है, वहाँ के जितने भी जनजातीय समुदाय हैं उनके लिए जो ना आर्थिक हित हो गया, उसकी पहचान के लिए संवैधानिक उपाय के रूप में कार्य करती है। स्वायत्त जिला परिषदें संवैधानिक उपाय है। ठीक है, स्वायत्त जिला परिषद जो है, जो आपका एडीसी स्वायत्त जिला परिषद, ओके, ये संवैधानिक उपाय है जो एक संपूर्ण जनजातीय जिले को कवर करती है। जो जनजातीय जिले के लोग हैं, संपूर्ण जनजाति के लोग हैं, उसको कवर करती है, उसको कवरेज करती है, जिसमें एक से अधिक जनजातियाँ शामिल हो सकती है। जिसमें से जनजाति के लोग, एक से अधिक जनजाति के लोग, मतलब कि आदिवासी हो गया, जनजाति, जितने भी जनजाति के लोगों में से आता है ना कास्टों में, वे सभी शामिल हो सकते हैं। ओके, ये स्वायत्त क्षेत्र परिषद जिले के, यानी कि एक क्षेत्र भीतर एक विशिष्ट जनजाति को शामिल करती है। स्वायत्त क्षेत्र जो भी हैं उसमें जो एक जिले के तौर पर, एक क्षेत्र के तौर पर। ओके, चलिए आगे कहा जाता है, यानी कि जो है इसमें कहा जाता है कि स्वायत्त क्षेत्र परिषद में जिले के, यानी कि एक क्षेत्र के रूप में इसके भीतर में जो विशिष्ट जनजाति हैं उसको शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें जो जनजातियों के क्षेत्रों को एक जगह शामिल किया जाता है, ठीक है ना, इस संवैधानिक उपाय के रूप में इसमें सभी को एक साथ शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है, यानी कि एक जिले के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र परिषद को एक स्वायत्त जिला परिषद के रूप में उन्नत किया जा सकता है। एक जिला जो है डिस्ट्रिक्ट के भीतर जो है, जिसके अंदर में स्वायत्त क्षेत्र हैं, उसको जो है ना, उसको एक स्वायत्त जिला परिषद के रूप में उन्नत किया जा सकता है। लेकिन स्वायत्त क्षेत्र क्या होता है? स्वायत्त क्षेत्र होता है क्या, जिसपे जो ना उसका अधिकार, खुद पर अधिकार हो, अपना अधिकार हो, वो अपने खुद से शासन कर सकता हो।
ठीक है। यानी कि जैसे औपनिवेशिक काल है ना, ब्रिटिशों का शासन काल था, उस समय उसका कोई प्रकोप ना हो, कोई जो है ना इसमें जो है ना मतभेद ना हो, कोई भी चीज़ें नहीं हो। इस प्रकार जो स्वायत्त क्षेत्र होगा वो खुद के मालिक होंगे, वे अपने अधिकार अपने मन से वो अधिकार कर सकते हैं, तो वे क्षेत्र स्वायत्त अधिकार क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि एक जिले के भीतर एक स्वायत्त परिषद को, क्षेत्र परिषद को एक स्वायत्त जिला परिषद के रूप में उन्नत किया जाता है। जो भी स्वायत्त अपने खुद के लिए मालिक होता है, उसको उस छोटे छोटे क्षेत्र को जो है ना एक जिला के रूप में उन्नत के लिए किया जा सकता है। संवैधानिक 125वां संशोधन, यानी कि जो 125वां संशोधन था, उसमें जो विधेयक 2019 में छठी अनुसूची में क्षेत्रों में जिला और क्षेत्र परिषदों के अलावा गांव और नगर पालिका परिषदों को प्रदान किया गया है। ये छठी अनुसूची के तहत जो है, जो भी जिला है, जो भी क्षेत्र परिषद हैं, और इसके अलावा जो है ना, यानी कि सिर्फ जिला और क्षेत्र परिषदों को नहीं, इसके अलावा जो भी गांव हैं, जो नगर पालिका हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उसको भी प्रदान किया गया था। ओके, इसने सुझाव दिया कि जिला परिषदों द्वारा ग्राम और ग्राम परिषदों की शक्तियों के संबंध में नियम बनाए जाएंगे। इसने सुझाव दिया कि यह छठी अनुसूची के तहत जो है, इसने ये जो संशोधन 125वां संशोधन जो जिसके तहत ये बताया गया कि ये सुझाव दिया गया कि जो भी ग्राम के लोग हैं, जो ग्राम परिषद हैं, उसकी शक्तियों के संबंध में एक नियम बनाए जाएंगे, उसके लिए भी शक्तियां प्रदान की जाएगी, उसके लिए भी नियम कानून बनाए जाएंगे। पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे उपकरण हैं जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी उसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उसमें से एक उपकरण के रूप में बताया गया कि उनका एक अनुसूचित क्षेत्र के रूप में तैयार किया जाना चाहिए, उसके रूप में जाना जाता है। ओके, संविधान के छठी अनुसूची को शामिल करने से पहले ऐसे क्षेत्रों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों, यानी बहिष्कृत क्षेत्र क्या होता है, पिछड़े क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाना, यानी कि आदिवासी लोग, जनजाति के लोग, ये सभी बहिष्कृत क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम लोग यूनिट 5 में पढ़े हुए हैं, कल वाला सेशन में हम लोग इसको देख चुके हैं। और उसके बाद बारदोलोई जी जो थे, उसकी समिति की सिफारिश की थी कि भारत के संविधान में पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के उद्देश्य से संवैधानिक उपाय किए जाना चाहिए। यानी बारदोली जी जो थे, वो असम के जो थे नेता थे। उसके बाद उन्होंने जो एक सिफारिशें की थी कि भारत के जितने संविधान हैंगे, वो पूर्वोत्तर भारत में जो भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसमें जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, उसको स्वायत्तता देने के लिए, जो भी उसका खुद का अधिकार देने के लिए, खुद अपने मालिक होने के लिए, उसके उद्देश्य से जो है संवैधानिक उपाय दिए जाने चाहिए, जैसे कि छठी अनुसूची के तहत बताया गया है। ये जो है बारदोली जी जो थे, बारदोली जी, ये संविधान की छठी अनुसूची को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। ये सभी मुद्दों को देखते हुए उन्होंने छठी अनुसूची में भूमिका निभाई, और इन सभी मुद्दों को देखते हुए इसको आगे लेके गया। ओके, इस तरह की स्वायत्तता इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों को अपनी पहचान और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में सक्षम बनाती है। इस तरह से जो भी स्वायत्तता क्षेत्र हैं, ये आदिवासी के लोगों को अपनी पहचान और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में सक्षम बनाती है। वहाँ जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उसको जो है सुरक्षा करने के लिए एक सक्षम बनाती है। छठी अनुसूची जो जिला और क्षेत्र परिषदों के निर्माण का प्रावधान करती है, बारदोलोई समिति की सिफारिशों का परिणाम थी। ये जो जैसे अभी जस्ट बताया, छठी अनुसूची जो जिला और क्षेत्र परिषदों के निर्माण का जो ना प्रावधान करती है, जो बारदोलोई जी के द्वारा बनाए गए थे, ये सिफारिशें की थी। इसके सिफारिशों का एक परिणाम है, जो भी सिफारिशें की बारदोलोई जी, उन्होंने इस सिफारिशों को, इसका परिणाम उन्होंने पाया, जो सिफारिश की उसको जो एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि अनुच्छेद 224 में बताया गया है। स्वायत्त जिला परिषद का स्वायत्त क्षेत्र परिषदों की शुरुआत के लिए जिले या एक क्षेत्र की पहचान करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। यानी कि जो स्वायत्त जिला है, जो स्वायत्त जिला परिषद, यानी कि बोले तो एसडीसी, उसके स्वायत्त क्षेत्र परिषद यानी कि बोले तो SRC, ठीक है ना। यहाँ जैसे कि बताया गया है, इसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है। यानी कि SDC इसका हो गया स्वायत्त जिला परिषद, और ARC इसका मतलब होता है स्वायत्त क्षेत्र परिषदों की शुरुआत के लिए जिले या क्षेत्र के लिए जो भी पहचान की जाएंगे, वो राज्यपाल के द्वारा ही निहित होगा, वो राज्यपाल के अंतर्गत ही होगा, वो राज्यपाल के अंतर्गत उसके अधिकार होगी। ओके, तो ये है उनके पास ADC और RAC के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र को बदलने की शक्ति भी है। ये जो राज्यपाल के वजह इन दोनों की शक्ति, इस क्षेत्र अधिकार की शक्ति को बदल सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका जो है ना आपका क्षेत्र और जिला परिषद क्या है इसके बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वायत्त जिला परिषद SDC, इसको हम लोग देखेंगे। स्वायत्त जिला परिषद जो है ये क्या है, देखिए इसमें क्या कहा जाता है। जैसे स्वायत्त जिला होती है, स्वायत्त जिला क्या मतलब, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं यूनिट में ही, जो कि जिस ऐसा जिला ऐसा क्षेत्र जहाँ का अधिकार जो खुद से कर सकता है, खुद से नियम लग सकता है, कोई भी नियम कानून करवा सकता है, कोई भी अधिकार हो वो खुद से कर सकता है, ठीक है ना। तो वे जिला
स्वायत्त जिला कहलाएगा। देखिए इसमें से कौन कौन से ऐसे स्वायत्त जिला हैं और कौन कौन से राज्य के स्वायत्त जिला हैं, तो इसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। जैसे इसमें देखिए छठी अनुसूची के अनुसार, जैसा कि आपने इकाई 5 में पढ़ा हुआ है, जो भी अभी तक देखिए आप यूनिट 4, 5 नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, उसको हिंट्स दिया हुआ है, थोड़ा सा जो प्रोग्रेस करते जा रहा है, विकास करते जा रहा है, ठीक है ना। इसका डिटेल्स, फुल डिटेल्स के बारे में बताते जा रहा है, तो आप सभी जरूर उसको देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ओके ना। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी 4 राज्य हैं जिसके जो है 10 स्वायत्त जिला परिषद है। इसके जो ना टोटल 10 स्वायत्त जिला परिषद है, ऐसे जिला है जो जहाँ का अधिकारजन स्वयं है, मतलब ठीक है ना, उनके राज्यभार नाम दिए गए। जैसे कि असम के कुछ जिले हैं जिसका नाम है उत्तर कछार हिल्स जिला, दिमा हसाओ, उसके कार्बी आंगलोंग जिला, ये सभी जो वहाँ के जिला के नाम हैं, ओके। जिस तरह से अलग अलग स्टेट के अलग अलग जिला होते हैं, उसी तरह असम के ये सभी जिले हैं जहाँ पर स्वायत्त जिला अधिकार पर हैं, ओके। उसके नेक्स्ट आपका होगा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला। उसके बाद मेघालय में आ जाएगा आपका 1952 में यूनाइटेड खासी जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स, मिकिर हिल्स, ये सभी जो हिल्स जो है, जितने भी हिल्स हैं, खासी जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, मिकिर हिल्स, ये सभी जो है आपका मेघालय के अंतर्गत आता है। ये सभी जिला में चुनाव हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जैसे कि खासी हिल्स जिला, जयंतिया हिल्स हो गया, गारो हिल्स हो गया, ओके, ये मेघालय के स्वायत्त जिला हैं। उसके बाद त्रिपुरा में हो गया त्रिपुरा जनजातीय जिला क्षेत्र। उसके बाद मिजोरम में चकमा जिला, चकमा स्वायत्त जिला परिषद CADC। उसके बाद मारा जिला, लाई जिला, ये जो है मिजोरम के जिला हैं, ओके। तो ये सभी जिले हैं जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्वायत्त जिले अधिकार परिषद जो है इसमें अंतर्गत है, इसके निहित है। जो क्षेत्र अब मिजोरम राज्य का गठन करते हैं वे पहले असम का हिस्सा थे। देखिए यूनिट 1 में हम लोग बेहतरीन तरीके से जाने हुए हैं कि मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, किस तरह से ये जो ना अलग अलग से राज्य बना था, किस तरह से इसमें कौन कौन से पहले कौन कौन से स्टेट में थे, इसके बारे में कहा गया था यूनिट 1 में। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि मिजोरम राज्य का गठन करते समय जो है वह पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। ये असम जो ना सबसे पुराना राज्यों में से एक है, औपनिवेशिक शासनकाल से ही असम राज्य है, तो इससे जो ना मिजोरम वगैरह सब बंटवारा हुई है और जो 1986 में एक पूर्ण राज्य बन गए। असम के हिस्से के रूप में पूर्व को मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट यानी पहले लुसाई हिल्स के रूप में जाना जाता है, यानी असम के एक हिस्से हैं जो पूर्व मिजो हिल्स हैं, वो उसके रूप में जाना जाता है। जो असम में मिजो हिल्स जिले में एक क्षेत्र परिषद थी, असम के जो है मिजो हिल्स जिला है उसमें जो ना ये क्षेत्र परिषद के रूप में थी, जिसे पावी लखार क्षेत्र परिषद के रूप में जाना जाता था, जिसे हम लोग पावार यानी कि उस क्षेत्र को जो ना हम लोग अलग नाम से जाना जाते पावी लखार। इसका गठन 1953 में किया गया था। देखिए इस सभी का जो उपनाम है, नया नाम है, बदला हुआ नाम है, तो इसको आपको याद रखना ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ओके ना। तो इसका गठन जो 1953 में किया गया था। मिजो हिल्स जिले को 1972 में केंद्र शासित के रूप में उन्नत किया गया था। मिजो हिल्स जो है असम के जो हिल्स थे, जिला हैं, उसको जो 1972 में एक केंद्र शासित के रूप में उन्नत किया गया था, पहचाना गया था। मिजोरम के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ पावी लखेर क्षेत्र परिषद को पुनर्गठित किया गया था, ओके। मिजोरम के जो केंद्र शासित प्रदेश थे उसको बनने के साथ साथ जो ना पावी लखेर क्षेत्र जो था वो उसका जो फिर से पुनर्गठित किया गया था, उसका उद्भव किया गया था और 3 क्षेत्र परिषदों में विभाजित किया गया था। और इसको जो 3 क्षेत्रों में क्षेत्र परिषदों में बंटवारा किया गया था, विभाजित किया गया था, यानी कि पावी लखार और चकमा क्षेत्र परिषद, यानी 3 जो है 3 परिषद होंगे, एक पावी, एक लखेर और एक चकमा, ओके। इन क्षेत्र परिषदों को मिजोरम जिला परिषद यानी विविध प्रावधान आदेश 1972 के अनुसार 1973 में SDC में पदोन्नत किया गया था। SDC बोले तो स्वायत्त जिला परिषद, ओके ना। तो इसके रूप में पदोन्नत किया गया था। उनका नाम बदल दिया गया, पावी क्षेत्र परिषद को लाई स्वायत्त जिला परिषद और मारा स्वायत्त जिला परिषद को और चकमा जिला परिषद को, ये सभी चीज़ों को जो नाम के रूप में बदल दिया गया था। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसका नाम बहुत ही जगह बदला गया है। उत्तर प्रदेश में तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो चौक चौराहा है उसका नाम ही बदल दिया, उसी तरह से इसमें भी नाम बदल किया गया है। उसका नाम से जाना जाता था, पहले का नाम क्या था, अभी का नाम क्या है, ये सभी जो बातें बताई जा रही है, ओके ना। चलिए अब आगे है आपका परिषदों की मांग या छठी अनुसूची के प्रावधानों का विस्तार। इसमें क्या कहा जाता है, इसको देखिए आप सभी। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, मणिपुर जो पहाड़ी क्षेत्र था, मणिपुर जो स्टेट है, उसके जिला परिषद अधिनियम 1971 और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद 1979 1979 के पारित होने के बाद
ये सभी जो है ना 1971 1979 के जो है अधिनियम पारित होने के बाद जो है मणिपुर और त्रिपुरा में जिला परिषदें बनाई गई थी। ओके, लेकिन छठी अनुसूची के प्रावधानों को इन राज्यों तक विस्तारित नहीं किया गया था। जो छठी अनुसूची जो था इन राज्यों तक, जैसे मणिपुर हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, इन राज्यों पर इसका विस्तारित जो ना इसके संवैधानिक रूप से इसका विस्तारित नहीं किया गया था। तभी उसका छठी अनुसूची में जिला या क्षेत्र परिषदों की शुरुआत में के लिए पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। यानी जितने छठी अनुसूची के जो जिला और क्षेत्र परिषद थे, उसकी शुरुआत जब छठी अनुसूची जो तैयार की गई थी, जब शुरुआत हुई थी, उस समय जो है ना पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में नहीं गया, जैसे कि मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये स्टेटों में नहीं किया गया था। जैसे कि आपका 4 स्टेट है, आपका हो गया असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, और सिक्किम, इस सभी राज्यों में किया गया था, और ये जो त्रिपुरा और मणिपुर में नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, यहाँ बताया गया है। और वास्तव में इसके प्रावधानों के विस्तार की एवं मांग मणिपुर राज्य में 1978 से और त्रिपुरा 1980 के दशक से उठी। ये जो ना यह छठी अनुसूची का प्रावधान जो था वो 1978 से मणिपुर वाला भी मांगने लगा, नहीं मुझे भी छठी अनुसूची प्रावधान की जाए और हमें भी चाहिए, और त्रिपुरा 1980 के दशक में ये भी मांगने लगी। ओके, लगातार मांगों के जवाब में त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद को 1 अप्रैल 1987 की छठी अनुसूची के तहत लाया गया। यानी जो त्रिपुरा को ये अनुसूची जो है, छठी अनुसूची जो थी, 1 अप्रैल 1987 ईस्वी को ये दे दिया गया और लाया गया उसके अंतर्गत। जैसे कि 1980 में उन्होंने मांगे की और 1987 में से को लाया गया उसके क्षेत्रों में, त्रिपुरा के क्षेत्रों में। स्वायत्त परिषदों की मांग अक्सर पूर्वोत्तर के उन क्षेत्रों में उठाई जाती है जहां वे मौजूद नहीं है। स्वायत्त परिषद जो है ऐसी मांग, इसके परिषदों की मांग ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे अक्सर पूर्वोत्तर उन क्षेत्रों को उठाई जाती है। मतलब स्वायत्त क्षेत्र मतलब बोले ना, जैसे का जो खुद से अधिकार होती है, उन ऐसे क्षेत्रों को मांग करती है जहां पर इन क्षेत्र में उठाई जा सकती है। ओके, उसके उसके बाद ये देखिए, जहां वे मौजूद नहीं है। ओके, वो स्वायत्त परिषदों की वही मांग होती है जहाँ पे वो मौजूद नहीं होते हैं। ऐसी मांगों के कुछ उदाहरण में असम के कार्बी आंगलोंग जिले, ये असम के एक जिले हैं कार्बी आंगलोंग जिले, उसके कुकी क्षेत्रों में कुकी क्षेत्र परिषद की मांग, और असम में उत्तरी काछाड़ जो स्वायत्त जिला परिषद के भीतर हमार के लिए क्षेत्र परिषद की मांग की शामिल की गई। यानी स्वायत्त क्षेत्र की जो मांग की गई थी वो असम के कुछ जिले हैं जिसके बारे में बताया गया कि कार्बी आंगलोंग जिले, इसमें भी ये स्वायत्त क्षेत्र की मांगे की थी, और कुकी क्षेत्र में भी ये स्वायत्त क्षेत्र की मांगे की थी। ओके, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में एसडीसी बोले थे स्वायत्त जिला परिषद के अस्तित्व ने भारत के कुछ अन्य हिस्सों यानी स्वायत्त आंदोलन को भी प्रेरित किया। देखिए कि स्वायत्त आंदोलन, देखिए ये असाइनमेंट में भी आया हुआ है स्वायत्त आंदोलन, तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं स्वायत्त आंदोलन। ओके, तो ऐसी मांगों के जवाब में 1989 में भारतीय नेपाली, जैसे गोरखा के भी जाना जाता है, भारतीय नेपाली जो भारत के भी थे, नेपाली भी थे, यानी कि नेपाली जो भारत में आके बसते थे उसको गोरखा भी कहा जाता था, के लिए एसडीसी मॉडल पर परिषद बनाई गई थी। 1989 में दक्षिण बिहार में आदिवासी जो 2020 के झारखंड बन गए, यानी कि बिहार के जो बिहार राज्य से झारखंड राज्य अलग हो गई 2000 ईस्वी में, तो उस समय जो आदिवासी जो वर्तमान समय में बिहार, झारखंड और बिहार के आदिवासी हैं दक्षिण भारत के, उसके तिब्बती भारतीय में लद्दाख क्षेत्र जो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यानी लद्दाख जो है 2019 में एक केंद्र शासित बन गया, तिब्बती भारतीय, ये सभी जो है तिब्बत के लोग लद्दाख में आके, ये सब बातें हैं। ओके, उसका नेक्स्ट टॉपिक आपका जगह जिला और क्षेत्र परिषदें, नहीं एसडीसी और आरएआरसी, ये इसकी शक्तियां के बारे में ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बारे में देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों और स्वायत्त क्षेत्र परिषदों दोनों की शक्तियों को परिभाषित करती है। छठी अनुसूची जो है चाहे स्वायत्त जिला परिषद हो गया या स्वायत्त क्षेत्र परिषद हो गया, यानी कि स्वायत्त जिला बोले तो ऐसे जिला जहां पर वो अपना खुद का अधिकार कर सकता हो, और स्वायत्त क्षेत्र हो गया एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा प्रांत, ऐसा माहौल जैसा जहां पर वो खुद से अधिकार कर सकता है। बोले तो ये स्वायत्त जिला वो जिला का रूप में है और उसका क्षेत्र एक प्रांत के रूप में, वो दोनों की शक्तियों को परिभाषित करती है, उसके बारे में बताया जाता है। ओके, राज्यपाल आदिवासी परिषद या संबंधित एसडीजी और एआरसी के भीतर जनजातीय संगठनों के प्रतिनिधियों के परामर्श से एसडीसी और आरएआरसी के बारे में नियम बनाए गए। इसके बारे में जो राज्यपाल आदिवासी हो गया परिषद संबंधित जो ना स्वायत्त जिला परिषद हो गया और स्वायत्त क्षेत्र परिषद के बारे में जो जनजातीय क्षेत्र था उसके बारे में जो इसके जो ना फिर इसके नियम कानून बनाए गए। उसके बाद एसडीसी और आरसी मतलब कि अब जो है जो स्वायत्त जिला परिषद हो गया और स्वायत्त क्षेत्र परिषद जो है इसकी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक और वित्तीय शक्तियों से संपन्न हुए। ये सभी जो वहाँ पे भी कार्यकारी हो गया, विधायी हो गया, न्यायिक, जो सभी जगह ये जरूरी है उसके लिए वो संपन्न हो गए, इसकी मांगे पूरी हो गई। यदि एक स्वायत्त जिले में एक क्षेत्र परिषद है तो एसडीसी के पास केवल ऐसे मामलों को अधिकार क्षेत्र होगा जिन पर स्वायत्त क्षेत्र परिषद के एसडीसी को शांति सौंपी गई है। ओके,
तो एचडीसी के पास छठी अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियां के अतिरिक्त ऐसी शक्तियां होगी। एचडीसी मतलब कि स्वायत्त जिला परिषद के पास छठी अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों की अतिरिक्त शक्तियां भी होगी। और हालांकि इन जिला परिषदों और क्षेत्र परिषदों की प्रशासनिक शक्तियां और कार्य एक राज्य के दूसरे राज्य से भिन्न होंगे। यानी कि बोले तो यानी कि दोनों के क्षेत्र जो है ना बाकी राज्यों की तुलना में, अपने राज्यों की तुलना से ये दोनों के जो है जो भी शक्तियां होगी, जो भी पावर होगी, वो दोनों में भिन्नताएं होगी, दोनों में अलग अलग होगी। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के लिए क्रमशः पेरा 12, 12A, 12AA और 12B, देखिए 12, 12A, 12AA, 12B की में प्रत्येक राज्य की जिला परिषदों और क्षेत्र परिषदों के लिए विभिन्न प्रशासनिक प्रावधानों को निर्धारित करती है। ये छठी अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। ओके ना, उसके आगे कहा जाता है, देखिए छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषदों और क्षेत्र परिषदों की शक्ति और कार्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि छठी अनुसूची के तहत ही हम लोग जो है ना यहाँ के स्वायत्त जिला परिषद हो, क्षेत्र जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद हो या स्वायत्त क्षेत्र परिषद हो, इसके बारे में हम लोग जो है संक्षेप में इसकी शक्ति के बारे में संक्षेप में विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्र परिषद के बारे में। उसके बाद आगे है विधायी शक्तियाँ। ठीक है, विधायी शक्तियाँ इसमें क्या क्या दी गई तो उसके बारे में देखिए। इसमें क्या कहा जाता है, एचडीसी स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्र परिषद। देखिए मैं बार बार बोलूंगा, हिंदी में ही बोलूंगा ताकि आप समझ जाओ, आपको याद हो जाए, ठीक है ना। स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्र परिषद को कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि इस दोनों को जो ना कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार भी है। उसके हालांकि ऐसे कानूनों की तब तक वैधता नहीं हो सकती जब तक उस पर राज्यपाल की अनुमति ना हो। यानी कि स्वायत्त जिला परिषद हो या स्वायत्त क्षेत्र परिषद हो, अगर कोई कानून बना भी लेता है, उसकी जो है वो नियम, वो जो है कानूनों की वैधता जो है उसकी जो है कि मंजूरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि राज्यपाल ये इस कानून का अधिकार को जो है ना मान्यता नहीं देगी, तब तक वो सर्वमान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। जिन विषयों पर एचडीसी और आरएसी नियम बना सकते हैं उनमें शामिल है, आपका पहला हो जाएगा आवासीय या अन्य गैर कृषि उद्देश्यों के लिए, आवासीय गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि या चराई के उद्देश्य से भूमि का आवंटन, व्यवसाय या उपयोग, जंगल के लिए आरक्षित के अलावा ये सब जो आवासीय जो है घर देने के लिए या अन्य गैर कृषि के लिए उद्देश्यों के लिए जो भी नियम कानून बनाएंगे, या आवासीय या अन्य गैर कृषि हो गया उद्देश्यों के लिए, चाहे कृषि क्षेत्र हो या आवासीय क्षेत्र हो, इसके लिए जो चराई के उद्देश्य से भूमि का आवंटन किया जाता है, भूमि का बंटवारा किया जाता है, उसके लिए जो है ये इसके जो ना व्यवसाय का उपयोग, यानी जंगल के लिए आरक्षित अलावा, ये सभी जो है ना आपका स्वायत्त जिला परिषद हो गया, स्वायत्त क्षेत्र परिषद के जो है ना नियम कानून है शामिल बनाया गया है। ओके, उसके बाद आपका वन का प्रबंधन जो आरक्षित नहीं है। उसके बाद अगला है कृषि के प्रयोजन के लिए नहर या जलमार्ग का उपयोग, झूम या अन्य प्रकार की स्थानांतरित खेती का विनियम, और ग्राम या नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियाँ। तो ये सभी पॉइंट हैं। ओके, प्रमुखों और मुखियों की नियुक्ति का उत्तराधिकार, संपत्ति विवाह और तलाक की विरासत तथा सामाजिक रीति रिवाज, ये सभी नियम जो है आपके यानी स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त क्षेत्र परिषद अगर लागू भी करता है, जब तक इस पे राज्यपाल, वहाँ की जो राज्यपाल होगी वो अनुमति नहीं देगा, तो ये जो है ना स्वायत्त जिला परिषद हो या क्षेत्र परिषद, स्वायत्त क्षेत्र परिषद हो, उसका जो ना मान्य उसका नियम कानून ये अधिकार नहीं दे सकता है। ओके ना, तो ये बातें हैं। उसके बाद सामाजिक रीति रिवाज हो गया। उसके बाद इसमें कहा जाता है इन विषयों का उल्लेख छठी अनुसूची के पैरा 3 में किया गया है। ये इसका जो ना उल्लेख, इसका बारे में संक्षेप में बताया गया है छठी अनुसूची के पैरा मतलब तीसरा पार्ट में। इसके अलावा इन अनुसूची के पैरा 10 के अनुसार उल्लेखनीय है कि स्वायत्त जिले की जिला परिषद को अनुसूचित जिले में अनुसूचित जनजाति के वनवासियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन उधार या व्यापार विनियम और नियंत्रण के लिए कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि छठी अनुसूची के अंतर्गत इसमें तीसरा पार्ट पे है, और इसके अलावा जो है 10वां अनुसार के जो उल्लेख है कि उसमें स्वायत्त जिला और स्वायत्त परिषद को एक अनुसूचित जिला के रूप में, जो जनजाति अनुसूचित है ना, कास्ट के अनुसूचित पिछड़ा जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इसके जो ना अनुसूचित जनजाति में के निवासियों के अलावा जो ना सभी प्रकार के जो है ना उसमें चाहे उधार हो, धन उधार हो या व्यापार हो, इन सभी चीज़ों के लिए उसका नियंत्रण के लिए कानून की शक्ति निहित है। ओके, ये छठी अनुसूची के 10वां पैरा में बताया जा रहा है। उसके बाद कार्यकारी, देखिए विधायिका, कार्यकारी और आपका एक पॉइंट हो जाएगा न्यायिक शक्तियाँ, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या थी। उसमें छठी अनुसूची ने
जिला परिषदों और क्षेत्र परिषदों को व्यापक कार्यकारी समेत शक्तियां प्रदान की। ये छठी अनुसूची जो है जिला परिषद हो और क्षेत्र परिषद हो, यानी कि स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त क्षेत्र परिषदों को वहाँ की कार्यकारी शक्तियां भी प्रदान की है। जिला परिषदों और क्षेत्र परिषदों को जिला में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, आज बाजारों, घाटों, पशु तालाबों, मत्स्य पालन, सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन इत्यादि करने की शक्ति दी गई है। तो ये सभी जो हैं सरकारी तरफ से जो है प्राथमिक रूप से ये सभी बाजार और घाटों, तालाबों, ये सभी चीज़ों में जो है ना उसकी शक्ति को प्रावधान दिया गया है। राज्यपाल के अनुमोदन से परिषदों को प्राथमिक विद्यालयों में भाषा और शिक्षा के तरीके को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। यानी राज्यपाल जो अभी उसके अनुमोदन से ही या जो प्राथमिक विद्यालय होंगे, जो बच्चों के लिए विद्यालय होंगे, उसकी भाषा हो गया, उसकी शिक्षा हो गया, उसके लिए जो भी तरीके होंगे उसको निर्धारित करने के लिए जो ना यह राज्यपाल की अनुमति तो होना जरूरी है, अधिकृत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। जिला परिषदों को कृषि, पशुपालन, सामुदायिक परिवार परियोजनाओं, सहकारों समितियां, सामाजिक कल्याण, ग्राम नियोजन, ये सभी चीज़ों के लिए कार्यकारी न्यायिक रूप से जो ना कार्यकारी सौंपा जाता है। उसके तहत न्यायिक शक्तियां, देखिए इसमें क्या कहा जाता है, जिला परिषदों और क्षेत्र परिषदों की न्यायिक शक्तियां वादों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम और जिला परिषदों का न्यायालय के गठन के संबंधित है, जहां विवाद के सभी पक्ष जिले के भीतर अनुसूचित जनजातियों के हैं। यानी इसमें जो न्यायिक के रूप से जो न्यायिक होंगे, जो भी जाति, जो भी परिषद हो गया, क्षेत्र परिषद हो गया, जिला परिषद हो गई, इसकी न्यायिक शक्तियों का जो ना वादा दिया जाता है, मामलों की सुनवाई के लिए जो भी ग्राम हो गया, जो भी घटना होगी, जो भी जिला परिषद होगी, उसके न्यायालय के रूप में गठन किया जा सकती है। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें हैं इसमें तो। और उसके बाद अपील की अदालत की शक्ति का प्रयोग केवल जिला परिषद द्वारा स्थापित अदालतों द्वारा किया जा सकता है। यानी अपील की अदालत जो होती है वो जिला परिषद के द्वारा ही किया जा सकता है। उसके बाद इसमें कहा जाता है एक जिला परिषद या क्षेत्र परिषद ग्राम परिषदों की अदालतों और उनकी शक्तियों से संबंधित नियम बना सकती है। एक जिला परिषद जो है या क्षेत्र परिषद ग्राम जो है, इसमें एक अदालत ऐसी शक्तियों के लिए बनाई जा सकती जो उसकी शक्तियों से संबंधित नियम बना सकते हैं, कि वो जो सही तरीके से वो न्याय कर सकता है, उसके जो है ना जो भी फैसला लिया जाएगा वो सही तरीके से फैसला लिया जाए, उसकी शक्तियों से संबंधित बनाया जा सकती है। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य न्यायालय के पास ऐसे मुकदमे का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये जो है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हो गया, चाहे अन्य न्यायालय, जो भी न्यायालय है ना, ये सभी मुकदमे पर अधिकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्र परिषदों के पास ऐसी शक्तियाँ थी। हालांकि जिला परिषदों और क्षेत्र परिषदों के पास 5 साल या उससे अधिक के लिए मौत या कारावास के से जुड़े मामलों को तय करने की शक्ति नहीं है। यानी कि जो अगर जिला परिषद और क्षेत्र परिषदों के पास अगर कोई व्यक्ति के पास अगर अपराध कर लेता है और उसकी सजा जो है 5 साल या उससे ज़्यादा या मौत की कारावास की सजा सुनाने से ले जो है ना उसकी शक्ति उसके पास नहीं थी। इसके लिए जो है ना वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पास ही ये सभी शक्तियाँ निहित थी। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है। उसके बाद आगे कहता है वित्तीय शक्तियाँ। जिला परिषदों और क्षेत्र परिषदों के पास संबंधित परिषद के लिए बजट तैयार करने के लिए वित्तीय शक्तियां हैं। यानी कि दोनों के लिए जो है ना वो आर्थिक स्थिति के लिए, वित्त के लिए, रोजगार के लिए वो वित्तीय शक्तियां भी निहित है। भूमि और वाहनों, व्यवसाय, रोजगार, पशुओं, वाहनों बिक्री के लिए, बाजार के माल प्रवेश पर कर इत्यादि की घाटों में जाने वाले सामानों पर और स्कूलों, औषधियों और सड़कों रख रखाव के लिए करों और आकलन और कर लगाना उससे संबंधित अधिकार क्षेत्र में है। ये सभी जैसे कि आपका रोजगार, जैसे कोई व्यक्ति है क्षेत्र अधिकार, जिला अधिकार में ऐसे कोई बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है, व्यवसाय किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, वाहन बिक्री के लिए, ये सभी जो बाजार दिया जाता है, ताकि जो वहाँ का वित्तीय शक्ति है, जो स्वायत्त क्षेत्र हो, स्वायत्त क्षेत्र हो या स्वायत्त जिला परिषद हो, ये सभी क्षेत्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाए। वित्तीय शक्तियाँ, पावर, ये सभी भी अधिकार इसमें निहित है। जिला परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टे देने की शक्ति है। यानी कि कोई भी चीज़ होगा वो जिला परिषद अपने अधिकार के जो खनिज के लिए जो भी खनिजों का व्यापार करेंगे उसके लिए लाइसेंस या पट्टे की जरूरत थी, उसकी शक्ति भी निहित है। परिषदें प्रत्येक वर्ष खनिजों के निष्पत्ति और रॉयल्टी भी हकदार है। ओके, ये सभी चीज़ें हैं, ये छठी अनुसूची के बारे में इसमें जो ना बताया गया वित्तीय शक्ति के बारे में। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें हैं। ओके, तो आप सभी इसको देख लीजिएगा, ये सभी बातें हैं इसमें कहा गया है। तो इसमें देखिए स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्र परिषद क्या है, इसके बारे में देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी देख चुके हैं कि कौन कौन से स्वायत्त जिला परिषद और उसके बारे में, और उन राज्यों की स्वायत्त परिषद की पहचान करें जिसकी अनुसूची के तहत सिफारिश की गई है। जैसे कि आपके छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि असम हो गया, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम, त्रिपुरा, ये सभी जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो हैं उसके लिए सिफारिश की गई है। स्वायत्त जिला परिषदों की विधायी शक्तियों पर चर्चा करें, जैसे कि विधायी शक्ति भी जस्ट चर्चा किए हैं तो उसके बारे में जो है बताया जाएगा। ओके, तो ये सभी पॉइंट हैं। अभी विधायी शक्ति, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका विधायी शक्ति यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए आप सभी
विधायक शक्ति यहाँ पे है, इसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिएगा ये इस यूनिट में जो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इनको फिर से एक बार रिविजन कर लीजिएगा। आई होप कि आप सभी आपको जो है मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, और यदि एक्सप्लेनेशन समझ आएगा तो प्लीज़ अगर कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।